Okay? Displacement current means the current produced due to change of electric flux. Current produced due to change of electric flux is known as the displacement current. Current produced due to change of electric flux is known as the displacement current. Displacement current is same as the conduction current, no? Displacement current is same as the conduction current. In absence of conduction current, displacement current same as the conduction current. In absence of conduction current, displacement current maintains the continuity of the current in the circuit. In absence of conduction current, displacement current maintains the continuity of current in the circuit. Continuity of the circuit. Continuity of current in the circuit. सर इसको कंडक्शन करंट कैसे बोलते हैं? अभी कंडक्शन करंट जो डायरेक्ट तार में फ्लो होता है, इसको कंडक्शन करंट कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो डायरेक्ट वायर से होके करंट जाती है, दिस इज नोन एज द कंडक्शन करंट। और यह जो करंट होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल ने इसे कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, फाई ई रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और यह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और यह रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको जब उसने कैलकुलेट करके दिखाया, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इट इज इक्वल टू ई ए, पता है, फाई इक्वल टू ई ए, ई डॉट डी एस, ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता कितना, दो प्लेट के बीच सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A, एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, बस समझ आई। तो हमारे पास तो फाई ई इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, इट इज Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और फाई इज इक्वल टू फाई ई, हमारे पास मिलने गया ये फाई ई इट इज इक्वल टू अपान एप्सिलॉन नॉट। आईडी कितना है, आईडी इज इक्वल टू, आईडी इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट कैंसिल्ड आउट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल्ड आउट। सो दिस आईडी इट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। दिस इज द कंडक्शन करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी वायर में जो करंट जाती है, एक्चुअली इस करंट को हम आईसी करंट कहते हैं, कंडक्शन करंट, जो सीधे वायर से फ्लो होती है। Thus we see that the displacement current is same as the conduction current.
इसके अंदर की जो करंट है वो आईडी है, एंड आईडी इज इक्वल टू आईसी। इससे उसने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफिकेशन इन द एम्पियर सर्किटल लॉ, इसी बेस पर उसने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया। सो द मॉडिफिकेशन इन द एम्पियर सर्किटल लॉ, modification in ampere circuital law, you see this modification in एग्जाम समय से होगा, क्लियर करना, पूरा टेंशन में रहो। एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफिकेशन in ampere circuital law. Suppose two circular loops here. We consider the two circular loops. One is outside the capacitor and other is well inside the between the plates of the capacitor. एक जो है कैपेसिटर प्लेट के बाहर है, एक कैपेसिटर प्लेट के अंदर। So here modification in the ampere circuital law. Suppose two circular loops C1 and C2. C1 is outside the plates of the capacitor and C2 between the plates of the capacitor. Here you see current IC passes through the circular loop C1 but does not pass through the circular loop C2. Is it clear? For loop C1, B dot dl, ampere circuital law क्या होता है? What is the ampere circuital law? यही पढ़े हो? What is have you heard the name of ampere circuital law? What is ampere circuital law? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। सर जो लूप क्लोज लूप में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो I का म्यू टाइम्स होगा। म्यू नॉट टाइम्स, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट आई मीन्स आईसी, कंडक्शन करंट जो इस तार के अंदर से होकर फ्लो होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड in a closed loop is equal to mu naught times the total current passing through it. Line integral of the magnetic field around the closed loop. Here you see B dot dl, it is equal to mu naught I. I means IC. ये IC है, IC means conduction current. According to ampere circuital law, by एम्पियर सर्किटल लॉ, फॉर लूप C2, B dot dl, it is equal to 0. No current passing through it, means mu naught लिखेंगे, mu naught into 0, no current passing through it. It is equal to 0. Thus we see that ampere circuital law is valid for loop C1 but it is invalid. Note कर लो इसको। We see that ampere circuital law is valid for loop C1 but it is invalid for loop C2. It is invalid for loop C2. C1 and C2 are very close, if C1 and C2 are very close, then B dot dl, if C1 and C2 are very close, then B dot dl for C1 it is equal to B dot dl for C2. उस केस में दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। उस केस में हमारे पास
ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर डिस्टेंस पर हैं तो इट इज इनवैलिड फॉर लूप C2. So the modified thus the Maxwell modified the Ampere circuital law. Thus the Maxwell modified the Ampere circuital law, and according to Maxwell, in the between the plates of the capacitor a conduction current flows, and that conduction current is due to the conduction current is due to the change of electric flux, and in this way there is a conduction current with for loop C2. This is the displacement current, and thus the modified Ampere circuital law B dot dl, it is equal to mu naught IC plus ID, और ID है क्या? इट इज म्यू नॉट IC, और ID हमने ऑलरेडी बताया है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी. Here it is B dot dl. This is known as modified Ampere circuital law. This is the modified Ampere circuital law. Ampere circuital law. This is modified Ampere circuital law. तो किसने मैक्सवेल ने एक मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, when the conduction current is zero, then displacement current is produced. When displacement current is zero, conduction current is produced. It means the Ampere circuital law, this displacement current maintains the continuity in the circuit. It maintains, and according to Maxwell, the time varying, note down, Maxwell concluded that the time varying electric field produces the time varying magnetic field. Time varying electric field produces the time varying magnetic field. Time varying electric field produces the time varying magnetic field, and the time varying magnetic field produces the time varying electric field. हाँ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है. दिस इज द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दिस इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Thus the displacement current gives the concept of the electromagnetic wave. Thus the displacement current gives the concept of the electromagnetic wave. Maxwell's equation the displacement current gives the concept of the electromagnetic wave. Maxwell's equations. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जितने भी रिलेशंस थे सबका मैक्सवेल ने डिटेल स्टडी किया, और जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से
रिलेटेड इक्वेशंस थे, सारे इक्वेशन को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा गया। ऑल द इक्वेशंस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड were studied by the Maxwell. So all the equations related to the electric and magnetic field are known as the Maxwell's equation. सारे इक्वेशन को मैक्सवेल इक्वेशन कहा गया। तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस का एग्जाम में आता है, पूछा जाता है राइट द 2 मैक्सवेल्स इक्वेशन, 3 मैक्सवेल्स, 4 मैक्सवेल्स। 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं। फर्स्ट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ in electrostatics, Gauss law in electrostatics, it is E dot ds, it is equal to Q upon epsilon naught. Second, Gauss law in magnetism, Gauss law in magnetism, Gauss law in magnetism क्या है? Anyone knows? B dot ds, here it is equal to B dot ds, it is equal to 0. This is the Gauss law in magnetism. मैग्नेटिज्म और मैटर में पढ़े हो। थर्ड Gauss law in magnetism, B dot ds, it is here. इसका मतलब क्लोज लूप होता है, तो ध्यान रखना। B dot ds, it is equal to 0. Faraday's law, Faraday's law, E is equal to minus d phi by dt. ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड d phi b by dt, it means minus d by dt b dot ds. phi is equal to, वहाँ E dot ds होता है, यहाँ b dot ds. E is equal to minus d phi b by dt. b means मैग्नेटिक फील्ड। अब फाई ई जब लिखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, समझेंगे? तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट डी एस एंड मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। फोर्थ लॉ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, थर्ड हो गया। फोर्थ लॉ इज द, यही इसका अपना था मैक्सवेल का, लेकिन सारे फॉर्मूले की स्टडी किया, इस नाते सारे इक्वेशंस को कहा गया मैक्सवेल्स इक्वेशन। एंड फोर्थ इज द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ ही है, क्या था? B डॉट dl, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। दिस इज द, अभी हमने जस्ट डिराइव किया था मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ये 4 इक्वेशन मैक्सवेल्स के इक्वेशन कहे जाते हैं। इसमें एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है। गिव एनी 2 मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन है। दीज आर नोन एज द मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी पढ़ लिया, कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया। नाउ वी विल स्टडी हियर, वी विल स्टडी द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आंख से दिखता है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल विजिबल लाइट होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक लंबा परिवार है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास अल्ट्रावायलेट, विजिबल, वायलेट, विवग्योर होता है, विवग्योर, ये हम देख पाते हैं, ये देख पाते हैं। तो विजिबल के वायलेट के पहले अल्ट्रावायलेट आता है। अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, ऐसे चलता है। रेड के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरह से चलता है, ध्यान रखना। तो इसी को हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। तो उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम इसके स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। अल्ट्रावायलेट की क्या प्रॉपर्टी है, माइक्रोवेव की क्या प्रॉपर्टी है, रेडियो वेव की क्या प्रॉपर्टी है। तो ये डिटेल दिया गया बुक में, एक नोट बना करके, एनसीईआरटी में भी और ऐसे लड़ोड़ा में भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भी, देख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक electromagnetic spectrum. It is the arrangement of the electromagnetic wave. Note down what is electromagnetic spectrum. It is the arrangement of the electromagnetic wave according to their wavelength or frequency, according to their wavelength or frequency, is known as the electromagnetic spectrum. It is the arrangement of electromagnetic waves according to their wavelength or frequency is known as the electromagnetic spectrum. अब देखिए 400 to 700 नैनोमीटर अगर वेवलेंथ है, 400 to 700 नैनोमीटर, तो ये हमारे पास यहाँ 400 और 700 नैनोमीटर के बीच हमारे पास अगर वेवलेंथ है तो हम लाइट को देख पाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट। अच्छा, विजिबल लाइट के बाद हमारे पास अल्ट्रावायलेट रे आती है, यूवी रे, यूवी रे के बाद एक्स-रे आता है, एक्स-रे के बाद हमारे पास गामा रे आता है। समझा? विजिबल लाइट 400 से नैनोमीटर से नीचे हमारे पास ये आ जाता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव टीवी एंड एफएम रेडियो वेव, टीवी एंड एफएम रेडियो वेव and long radio wave, long radio wave, इतनी चीजें हमें मिल रही हैं। और इसको ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी
दिस इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। नीचे की तरफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इधर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, और इधर जाएंगे जहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, इधर हमारे पास डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ध्यान में रखना, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ 4 to 7 यहाँ पे रहेगा। डिक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, नीचे आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। ये देता है कि अरेंज द अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ये केयर कर लेना, ऊपर डिक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज करेगा? वेवलेंथ लैम्डा। इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती, इंक्रीज करेगी ऊपर की तरफ। माइक्रोवेव, टीवी एंड एफएम रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, और इन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज। गामा की, कैंसर का जो ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर को खत्म करने में गामा जैसी सिकाई होती है। एक्सरे का तो जानते हो, क्रिस्टल की स्टडी की जाती है, और मेडिकल फील्ड में तो इसका रोज का यूज है। हाँ, बोन्स के फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने का काम आता है। अल्ट्रावायलेट, फूड प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। अल्ट्रावायलेट रेज, फूड वेल्डिंग जो होती है उस समय भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। तो ये हमारा विजिबल लाइट तो जानते ही हो। इंफ्रारेड, हाँ, टीवी रिमोट के सिग्नल में पाई जाती है। हेज फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। हेज फोटोग्राफी मतलब फाग है, कोहरा अगर है और पता लगा 1 किलोमीटर तक घनघोर कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ से कैमरा लगाएं तो अंदर साफ साफ दिखता है। हेज फोटोग्राफी में ये जो है काम किया जाता है। और जो फोर्ज्ड, जो क्लियरिटी नहीं आती, जो पुराने पत्थरों पर लिखा हुआ है, वो सब इससे देख पाते हैं। माइक्रोवेव, रडार भी यूज किया जाता है। रडार में माने कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है। माइक्रोवेव जो रडार होता है, रडार में माइक्रोवेव को ही यूज करते हैं। मोबाइल में माइक्रोवेव नहीं होता। मोबाइल में तो हमारा टीवी, हाँ, माइक्रोवेव ओवन तो होता ही है। और लॉन्ग रेडियो वेव, जो रेडियो बीबीसी लंदन से 10⁵ किलोमीटर तक वेवलेंथ, 10⁵ मीटर तक वेवलेंथ होती है। मतलब वेवलेंथ ऐसे होती है, मतलब ये करीब 1,00,000 किलोमीटर तक की वेवलेंथ हो जाती है रेडियो वेव की। तो इस तरह से उसी बेस पर रेडियो पड़ा, जो हमारा रेडियो लोग कहते हैं ना, रेडियो बजाना, रेडियो जो है उसी रेडियो वेव के बेस पर बना, इसमें उसे रेडियो कहते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस इज द स्पेक्ट्रम। इसमें डिटेल दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ में लिखना है। अगर फिर एग्जाम ऐसे दे देता है, दे देगा माइक्रोवेव दे देगा, ये अल्ट्रावायलेट, गामा रे, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा? तब इन सब में माइक्रोवेव का ज्यादा होगा। वेवलेंथ नीचे बढ़ता है, ऊपर घटता है, ध्यान रखना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा की, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट के बीच में होती है। और अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ, लॉन्ग रेडियो वेव, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सबसे अधिक और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। यही स्पेक्ट्रम की स्टडी करनी है, ध्यान में रखना। तो पूरी प्रॉपर्टी दी हुई है, और उसको एक बार जरूर उससे नोट बना लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज, सोर्स उसका कैसे प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को जब सडन रोक दिया जाता है तो एक्सरे का जन्म होता है। तो ये सब कैसे है, ये सब एक बार स्टडी कर लेना, उसमें बुक में दिया हुआ है, पूरा नोट बना करके डिटेल, उसको जरूर देख लेना। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, अभी
अभी इस सेशन में फिलहाल निकाल दिया गया इस एग्जाम में। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट करंट ही अकेला है जिस पर कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है, उस पर डिस्प्लेसमेंट करंट पर ही न्यूमेरिकल करवाया जाता है। d∅dt कभी कभी कैपेसिटर जैसे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास है ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅dt, तो I इज इक्वल टू EA, और कभी कभी दे देता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ dV/dt गिवन है तो हमें करंट निकालना होता है। तो dV/dt अगर गिवन है क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं I इज इक्वल टू E, I इज इक्वल टू EA होता है ना, और E इज इक्वल टू क्या होता है V/D। हाँ ठीक, हाँ तो E इज इक्वल टू V/L, हाँ हाँ, ये जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू V/D हो गया। तो इससे एप्सिलॉन नॉट A को बाहर करो, d/dt ये हो गया V, V/D, तो D को बाहर करो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D dV/dt, तो ये ID हो जाता है। ID एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को क्या कहते हैं, C। तो एक फार्मूला हमारा और देखो मिल जाता है कि ID इज इक्वल टू C dV/dt, C dV/dt, बस समझ रहे ना। ID इज इक्वल टू C dV/dt, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो C dV/dt डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फार्मूला मिल गया। तो कभी कभी अगर दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल दिया है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अगर हमें वोल्टेज दिया है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ID इज इक्वल टू C dV/dt, तो ये भी एक तरह का एक रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट के रेस्पेक्ट में। और इस तरह से मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन पढ़ लिए, ये पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अभी उस दिन डिराइव करवाए थे, आए थे उस दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी डेंसिटी के भी पढ़े हो, मैग्नेटिक फील्ड V²/2μ0 एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हो? नहीं पढ़े, पढ़े नहीं हो और पढ़ते भी नहीं। क्या कवर करते हो, यहाँ से जो भेजा जाता है वो भी नहीं देखते, इसको भी देखते रहो। सब ऐसे बटोरो मत कि कलेक्ट कर लोगे तो एक ही बार पढ़ डालोगे। ये इसका डेरिवेशन भी बताया था कि होता कैसे है। मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ Li², और हाफ Li² से इसको डिराइव किया गया था। हाँ, उसको डिराइव करवाया होगा आपने। अब की इस सेशन के लिए निकाल दिया गया क्यों डिस्प्लेसमेंट करें। अब की बार सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम स्टडी करना, हाँ ये है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। इसको थोड़ा ऑफ कर देना।